हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में। सभी भाइयों बहनों मित्रों एवं भविष्य के भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, अभी पिछली क्लास हम लेकर आए थे आप सभी के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एमसीक्यूज क्वेश्चन जो शामिल किया था हमने, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताया था। आज उसी को आगे लेकर चलते हैं, तो आप सभी लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। देखते हैं आज उसी सीरीज के अगले प्रश्न को। ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। प्रश्न ये है कि मॉरिसन ने अपने शिक्षण प्रतिमान में 5 चरणों को बोध के स्तर पर, किसके स्तर पर? बोध के स्तर पर वर्णित किया है। किसके स्तर पर पूछा जा रहा है? तो आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शिक्षण प्रतिमान में 5 चरणों को बोध के स्तर पर उन्होंने वर्णित किया है। वो स्तर कौन कौन से हैं? तो वो स्तर है प्रस्तुतिकरण, अन्वेषण, व्यवस्था, आत्मसात्करण और अनुवाचन। इन्होंने ये 5 चरण जो है बोध के स्तर पर इन्होंने वर्णित किया है। तो उसका सही क्रम बताने के लिए पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो सही क्रम की अगर बात किया जाए तो इसका जो सही क्रम होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा जो इस प्रश्न का सही हो जाएगा। पहला क्या होता है? पहला अन्वेषण होता है। पहला होता है अन्वेषण, दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण, दूसरा प्रस्तुतिकरण होता है, और तीसरा होता है आत्मसात्करण, चौथा होता है व्यवस्था, और 5वां होता है अनुवाचन। तो उम्मीद है ये चीजें आप समझ गए होंगे कि इन्होंने जो वर्णन किया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि कौन सा हो जाएगा। पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, और तीसरा ये हो जाएगा, चौथा और 5वां ये सही क्रम हो जाएगा। तो बात करते हैं हम अन्वेषण के बारे में। अगर अन्वेषण की बात करें तो अन्वेषण, अब अन्वेषण आप लोग हेडिंग डाल करके नोट करिएगा। इस चरण में शिक्षक छात्रों के प्रवेश स्तर के व्यवहार अर्थात पूर्व ज्ञान को जानने की कोशिश करता है। क्या करता है? पूर्व ज्ञान अर्थात जो छात्र होते हैं पिछली कक्षा में जो पढ़े होते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करता है। उनके नॉलेज, जो छात्रों के नॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दूसरे की बात करेंगे प्रस्तुतिकरण की, तो प्रस्तुतिकरण में क्या होता है? विषय वस्तु का अवलोकन दिया जाता है और छात्रों के साथ संपूर्ण इकाई की संरचना एवं चर्चा की जाती है। तीसरा आता है आत्मसात्करण, ये हो गया 2। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा आता है आत्मसात्करण। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आत्मसात्करण क्या होता है? आत्मसात्करण में छात्र विषय वस्तु का गहन अध्ययन करते हैं और प्रस्तुत सामग्री को अपने आंतरिक स्वविवेक से संबंधित करने का प्रयास करते हैं। चौथा आता है व्यवस्था। चौथा आता है व्यवस्था। व्यवस्था में क्या होता है? छात्र शिक्षक की सहायता के बिना अर्जित ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करते हैं। 5वां आता है अनुवाचन। अनुवाचन में क्या होता है? यह चरण जो होता है छात्रों द्वारा उस विषय की मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित है जो उनके द्वारा सीखी गई है। तो उम्मीद है ये सभी चीजें आप सभी ने नोट कर लिया होगा। और आप सभी को मॉरिसन महोदय के बारे में बता दें तो प्रोफेसर इनका जो पूरा नाम है वह है H.C. मॉरिसन। प्रोफेसर H.C. मॉरिसन, जिनका जन्म हुआ था 1871 में और 1945 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इन्होंने क्या किया था? शिक्षण प्रतिमान के बारे में बोध के स्तर पर 5 चरणों को वर्णित किया था, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। तो उम्मीद है यहां तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ये रहेगा कि निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में अवरोधक नहीं है? चिंता की बात की गई है, नकारात्मक मानसिक वृत्ति की बात की गई है, अंतर्दृष्टि की बात की गई है और निराशा की बात की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 के साथ में जाएगा, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। दिया हुआ है पहला ज्ञान, अनुप्रयोग, दूसरा अनुमूल्यन और चौथा है बोध। तो ज्ञान देखिए क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, अनुप्रयोग भी संबंधित है और बोध भी संबंधित है। तो कौन संबंधित नहीं है? तो अनुमूल्यन। अनुमूल्यन जो है नहीं संबंधित है, तो यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है कि नहीं है संबंधित, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन FIACS के साथ, किसके साथ? FIACS के साथ मूल रूप से संबंधित है। तो जो संबंधित है वह संबंधित है कौन? फ्लैंडर महोदय जो है इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। पहला है प्रयास व भूल, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि। तो जो सबसे उपयुक्त विधि की अगर हम बात करें तो उपयुक्त विधि जो होती है वह होती है खेल विधि। कौन सी विधि होती है? खेल विधि होती है। आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रक्रिया क्या कहलाती है उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है आनुवंशिक विन्यास में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा परिपक्वता। कौन सा हो जाएगा? परिपक्वता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा परिपक्वता। तो परिपक्वता के बारे में हम आप सभी को कुछ चीजें बता देते हैं कि परिपक्वता होता क्या है। तो बच्चे की देखभाल में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानव बुद्धि और विकास की समझ होना महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान यह निर्धारित करने में मदद करता है कि बच्चा स्वस्थ है, मानसिक रूप से सतर्क है और पर्यावरण के साथ अच्छी तरह से समायोजित है। अगर परिपक्वता की बात करें तो परिपक्वता होता है कि आनुवंशिक विन्यास की पूर्व, ये तो इसका आंसर हो गया। परिपक्वता में क्या होता है कि प्रकृति किसी आनुवंशिक श्रृंगार को संदर्भित करती है, उन लक्षणों, क्षमताओं, योग्यताओं को संदर्भित करती है जो किसी के माता पिता से विरासत में मिली है। यह किसी भी कारक को शामिल करती है जो आनुवंशिक जानकारी के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण द्वारा उत्पन्न होती है और इसी प्रक्रिया को हम परिपक्वता के रूप में जानते हैं। अब आपको हम बता देते हैं अनुकूलन के बारे में, कुछ चीजें बता देते हैं। अनुकूलन जो यहाँ पर दिया हुआ है उसके बारे में बता दें। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन एक प्रजाति या उप प्रजाति या जीवों के एक विशिष्ट समूह की आनुवंशिक रूप से निश्चित स्थिति है जो एक विशेष वातावरण में जीवित रहने का पक्षधर है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अनुकूलन एक ऐसी चीज है जिसमें आनुवंशिक बंदोबस्ती होती है और वर्ण पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होती है। अधिगम की अगर बात करें तो अधिगम प्रतिक्रिया क्षमता में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो प्रबलित अभ्यास के एक कार्य के रूप में होता है। यह पर्यावरण के साथ बच्चे की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है जो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। उदाहरण के लिए जान लीजिए कि जब बच्चा चलना शुरू करता है तो यह उसके परिपक्व होने के कारण ही होता है। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो क्या होता है? परिपक्वता की ओर ही बढ़ता है। लेकिन जब कोई बच्चा किसी विशिष्ट नृत्य को करने या किसी विशेष गीत को गाने का कौशल हासिल कर लेता है तो वह अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। जब कोई चीज सीख जाता है बच्चा तो उसी को कहते हैं अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। और समाजीकरण की अगर हम बात करें तो समाजीकरण एक समूह के नियमों, आदतों और मूल्यों को सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति संबंधित है, चाहे वह परिवार से हो, मित्र से हो, सहकर्मी हो या कोई अन्य समूह हो। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चा धीरे धीरे एक समूह के सदस्यों के रूप में स्वयं के बारे में जागरूक हो जाता है और परिवार की संस्कृति और उस समाज के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करता है जिसमें वह
पैदा हुआ रहता है। तो उम्मीद है चारों ऑप्शनों के बारे में हमने आप सभी को बता दिया। अगर प्रश्न कहीं से पूछता है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों से में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह प्रश्न आपके 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। 1 जनवरी 2022 सीटेट के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न का ऑप्शन है विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया होता है, विकास की दिशा अधोगामी एवं स्थिरता में होती है। सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, स्थिरता नहीं होगा, यहाँ पे होगा शीर्षगामी होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीर्षगामी हो जाएगा। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, शीर्षगामी हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा तो दोस्तों वह होगा विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। विकास की दिशा कौन सी होती है, अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। अब इसके बारे में आपको बता दें, विकास से तात्पर्य व्यक्ति के गुणात्मक परिवर्तन से है। इसमें वे प्रक्रियाएं शामिल हैं जो आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित हैं और साथ ही वे जो पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। विकास के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, सामाजिक, भावात्मक एवं अन्य से में होता है। विकास कुछ विद्वानों द्वारा नियंत्रित होता है, कुछ सिद्धांतों द्वारा जो होता है नियंत्रित होता है, जो व्यक्तियों पर लागू होती है। विकास की दरों की अगर हम बात करें तो विकास में क्या होता है, विकास की दिशा जो होती है अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। इसमें क्या होता है, न तो शरीर के विभिन्न अंगों का वृद्धि और न ही मानसिक विकास की गति से होता है। शारीरिक या मानसिक विकास विभिन्न पहलू अलग अलग दरों पर होते हैं और अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। इसीलिए क्या कहा गया है कि अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। अगर शीर्षगामी अनुक्रम की बात करें तो इसका अर्थ होता है विकास शरीर के सिर से पैर की दिशा में होता है और व्यक्ति सिर के क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। उदाहरण के लिए बच्चा अपने पहले सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, फिर वह वस्तुओं को पकड़ सकता है, बैठ सकता है, रेंग सकता है और बाद में वह खड़ा होकर चल सकता है। इसलिए कहा जाता है सिर से पैर की ओर, इसीलिए इसको शीर्षगामी कहा गया है, सिर से पैर की ओर। अधोगामी की अगर बात करें इसमें क्या होता है, विकास शरीर के मध्य भाग के से परिधि की ओर बढ़ता है। इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद बाहरी विकास होता है। उदाहरण के लिए आप सभी जान लीजिए कि बच्चे अपने सहायक दांतों से काटने से पहले अपने सामने के दांतों से काटते हैं। कार्यात्मक रूप से बच्चा अपने हाथों से पहले अपनी भुजाओं का उपयोग कर सकता है और अपनी उंगलियों की गति को नियंत्रित करने से पहले अपने हाथों का उपयोग कर सकता है। तो विकास क्या होता है, विकास बहुआयामी होता है, बहुदिशीय होता है और एक सतत प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं, तो इसके बारे में भिन्न भिन्न अगर बात करें तो क्या होता है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। विकास की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, सही है। विकास की प्रक्रिया बहुदिशीय है, ये भी सही है, और बहुआयामी है, ये भी सही है। ये दोनों सही है। आपकी ये दोनों जो है गलत है, क्योंकि एक दिशा नहीं है, बहुदिशीय है और बहुआयामी है, ये आपका सही है। लेकिन यहाँ पर भिन्न भिन्न दरों की अगर बात की गई है तो एक दिशाई अधोगामी एवं शीर्षगामी हो जाएगा, अधोगामी एवं शीर्षगामी हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। समाजीकरण, यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है समाजीकरण समाजीकरण का प्राथमिक और फिर डॉट डॉट समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तो आप सभी को बता दें परिवार विद्यालय मीडिया, परिवार विद्यालय मीडिया, मीडिया और पास पड़ोस। तो परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारण है।
इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो 7 और 8 वर्षीय बच्चों में जो नैतिक निर्णय लेने का आधार होता है वह होता है दंड एवं आज्ञा पालन। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ... पर आधारित है। किस पर आधारित है? सामाजिक संरचना पर आधारित है, व्यवहारवाद पर आधारित है, मनोविश्लेषण पर आधारित है, सार्वभौमिकता पर आधारित है। तो जो लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो आधारित है वह आधारित है सामाजिक संरचना पर। किस पर आधारित है? सामाजिक संरचना पर आधारित है। सामाजिक संरचना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक संरचना। तो उम्मीद है ये प्रश्न आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को बस यहीं पर रोकेंगे, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे दोस्तों। और अगर आप सभी को नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं स्टडी विद गुरुजी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।